हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा है और लोगों की नज़रिए से थोड़ा सा अवॉइड भी रहा है। उसमें काफ़ी कई बार हमारी आई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर का उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है और ड्यू टू द लाइक ओवर बर्डन ऑफ द हैवी प्रैक्टिस, सो दे समटाइम्स रिफ्यूज़ दिस काइंड ऑफ सर्विसेज इन देयर वर्क प्लेस। तो मैं आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे और महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक ये पूरी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ जिसका नाम है लो विजन और उसका मैनेजमेंट और उसके रिसेंट अपडेट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जो मुझसे परिचित है, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है और मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो एलबी प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद से हुआ है। एंड मैंने वहाँ पर एज ए कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड फैकल्टी ऑप्टोमेट्रिस्ट काम भी किया है इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट, रेटिना डिपार्टमेंट एंड लो विजन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट एंड कोर्टिकल विजन इम्पेयरमेंट डिपार्टमेंट। एंड प्रीवियसली मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने सी एल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर और मैंने लो विजन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को भी वहाँ पर रन किया है और एच के पोस्ट पर, और वहाँ पे वहाँ की सर्विसेज को भी इन्हेंस करने की कोशिश की है। एंड करेंटली जो मेरा अभी पता है, मैं अभी ठाकुर द्वारे में वर्किंग हूँ। मेरा क्लिनिक का नाम है महेंद्र आई प्लस नेत्र जांच एवं उपचार केंद्र, ठाकुर द्वारा। सो दोस्तों, अगर आप इस तरीके के बच्चे का फ़ोटो देख रहे हो तो कई बार हमने देखा है कि जैसे इस तरीके के बच्चे जैसे ही ओपीडी में आते हैं, तो हालांकि देखिए बहुत सारा एग्जामिनेशन करने की ऐसे बच्चों में ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट आई बॉल बिल्कुल छोटी है, राइट आई बॉल बिल्कुल छोटी है, तो सिंपल एक आपकी डायग्नोसिस होगी कि बच्चे को माइक्रोथर्मोस है। या फिर सपोज है कि आपको नहीं पता कि डायग्नोसिस क्या है, बट एटलीस्ट आपको उसका प्रोग्नोसिस तो पता होगा कि कैसा उसका प्रोग्नोसिस होगा। और नहीं भी अगर प्रोग्नोसिस पता है तो एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूर हो जाती है कि उसका विजुअल एक्टिविटी कितनी होगी और उस विजन के साथ में वो बच्चा किस तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव करेगा। तो यही सारी चीज़ें आज इस टॉपिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये टॉपिक्स काफ़ी लंबा होगा, बड़ा होगा। जो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है वो उसको अंत तक ज़रूर देखेंगे, और जो लोग इसमें प्रैक्टिस नहीं है तो डेफिनेटली दे कैन सी ओनली द वन एंड टू स्लाइड, दे कैन रिफ्यूज इट। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जब भी आप आई हेल्थ केयर प्रैक्टिस में हो तो आप एक रूटीन ओपीडी के साथ में इस तरीके की सर्विसेज को भी इग्नोर ना करें। तो जैसे कि आप ये बच्चा देख रहे हो, हज़ारों में से एक बच्चा इस तरीके का आपको ओपीडी में देखने के लिए मिलेगा। तो हमें किस तरीके से उसका मैनेज करना है वो हम आपको इसके बारे में आज बताएंगे। एक और की एग्जांपल मैंने लिया है कि सपोज इस तरीके का बच्चा अगर आपके पास में है, कोई आई बॉल नहीं है, एनाटॉमिक सॉकेट है, तो आपका प्लान ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा। कई बार प्रैक्टिस में ये देखा गया है और साइंस और आंकड़े भी ये कहते हैं कि कई बार बच्चा या उसके कई बार उस बच्चे के पेरेंट्स एक विजिट से दूसरे हॉस्पिटल पे विजिट करते रहते हैं, बट एक डायग्नोसिस के लिए या फिर उसका कुछ हो जाए उसके लिए। बट मैं चाहता हूँ कि आई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को ऐसे बच्चे के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उनके पेरेंट्स को अच्छी तरीके से काउंसलिंग करना चाहिए कि ट्रीटमेंट तो वो चलेगा ही या करते रहेंगे, हम आपको बेटर ऑप्शन दे सकते हैं, बट बच्चे को इस नज़र के साथ में उसकी लाइफ की सारी चीज़ें कैसे कैसे अचीव करनी है। लाइक उसका एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे उसका एजुकेशन होना चाहिए, किस तरीके से वो स्टडी कर सकता है, किस तरीके से वो स्कूल जा सकता है, किस तरीके से वो स्टडी उसको नॉलेज को गेन कर सकता है, किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है, किस तरीके से वो एग्ज़ाम देगा, किस तरीके से वो अपना स्कूल करेगा, कॉलेज करेगा, यूनिवर्सिटी करेगा, किस तरीके से वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा, और किस तरीके से वो अपने इनकम टैक्स और या फिर लाइवलीहुड जो बेसिक्स सोशल नीड्स है वो किस तरीके से पूरी करेगा, वो पेरेंट्स को अच्छी तरीके से एक आई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को बतानी चाहिए इंस्टीड ऑफ डायग्नोसिस। सो मेरी ये एक प्रेजेंटेशन का मकसद है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं उसकी परिभाषा बताना चाहता हूँ कि लो विजन क्या है, उसकी परिभाषा, और लो विजन प्रैक्टिस कौन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। लो विजन का क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है, और किस तरीके से केस बाय केस हम लोग लो विजन के पेशेंट में मैनेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, कि जैसे वर्गीकरण की अगर बात करें तो लो विजन 3 वर्गों में बाँटा गया है। जैसे कि किसी को पूरा धुंधला हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से उसका सेंट्रल फील्ड लॉस हो जाता है, और किसी बीमारी की वजह से पेरिफेरल फील्ड लॉस हो जाता है। तो कोई भी डायग्नोसिस इस 3 किसी न किसी वर्गीकरण में लैंड अप करेगी।
मान लो कि किसी पेशेंट को माइक्रोकॉर्निया है, मेगालोकॉर्निया है, तो इसका मतलब है कि उसका पूरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही ब्लर्ड है, तो ऐसे केस में पेशेंट को ओवरऑल ब्लड विजन लॉस होगा। किसी को अगर मैकुलर पैथोलॉजी है तो मैकुलर पैथोलॉजी वाले को सेंटर फील्ड डिफेक्ट होगा, जैसे पेशेंट को फोवियल एट्रोफी है, जैसे पेशेंट को फोवियल कोलोबोमा है, या फिर पेशेंट को मैकुलर होल है, या फिर पेशेंट को कोई ARMD है, तो ऐसे केस में पेशेंट को सेंटर फील्ड लॉस होगा। और पेरिफेरल फील्ड लॉस किसी पेशेंट को लाइक ग्लाकोमा है, स्कार डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या फिर कुछ ऐसे लाइक रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी वाले जो बच्चे हैं बड़े होकर के, उनको भी ये पेरिफेरल फील्ड लॉस हो सकता है। तो कोई भी ऐसी आँख की बीमारी वो किसी न किसी कैटेगरी में लैंड अप करेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पुअर विजुअल एकुटी है, उसके साथ साथ में पेशेंट को ये फील्ड लॉस भी है, तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है। करेक्ट। अब ये नेक्स्ट है कि लो विजन प्रैक्टिस कौन कौन स्टार्ट कर सकता है। लो विजन प्रैक्टिस सबसे पहले ऑप्टोमेट्रिस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द प्राइमरी आई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, सो दे कैन स्टार्ट द लो विजन सर्विसेज। उसके बाद में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आई सर्जन है, दे कैन स्टार्ट द लो विजन एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। एंड लो विजन थेरेपिस्ट जो आजकल कुछ वोकेशनल प्रोग्राम हैं या रिहेबिलिटेशन आई रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, वो लोग भी ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। सर्विसेज कहाँ कहाँ दी जा सकती हैं। लो विजन की सर्विसेज हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जा सकती है, विजन रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड की जा सकती है, प्राइवेट ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रैक्टिस में प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जा सकती है। मान लो कि कहीं पर MS का कोर्स चल रहा है, या फिर मान लो कि कहीं पर ऑप्टोमेट्री का कोर्स चल रहा है, तो श्योरली वहाँ पर लैब होगी, तो लैब के अंदर में रेटिनोस्कोप भी होगा, क्रेटोमीटर भी होगा, ट्रायल फिल्म ट्रायल सेट भी होगा। तो ऐसे जगह पर भी आप लो विजन प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको उसके लिए एक बिग हॉस्पिटल चाहिए और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट चाहिए, तो वहीं पर ही आप लो विजन या रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि वो हॉस्पिटल में स्टार्ट होगा। तो दीज आर द लाइक प्लेटफॉर्म जहाँ पे लो विजन एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज स्टार्टेड। अब दोस्तों मैं लेकर के चलता हूँ एलिमेंट ऑफ लो विजन एग्जामिनेशन। लो विजन एग्जामिनेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कि जब भी हम किसी पेशेंट को लो विजन के लिए उसका मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें फ़ाइल देखनी चाहिए पेशेंट का कि उसका मेडिकल रिकॉर्ड क्या है। मेडिकल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि क्या पेशेंट का लास्ट ईयर या उससे पहले पास्ट में पेशेंट का विजुअल एक्टिविटी कितना रहा है और अभी करंट में पेशेंट का विजुअल एक्टिविटी कितना है। अगर पेशेंट का विजुअल एक्टिविटी बार बार चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जो भी डिवाइस हमें डिस्पेंस करनी है, तो वो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिस्पेंस करनी है, क्योंकि एक फिक्स लो विजन डिवाइसेस देने से पेशेंट को अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएशन ऑफ विजन वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो हमें देखना है कि मेडिकल रिपोर्ट उसका चेक करना है। अब जब पेशेंट को हम वेटिंग एरिया से और एग्जामिनेशन रूम के अंदर, ये रिफ्लेक्शन रूम के या फिर ऑप्थल रूम के अंदर में लेकर के आते हैं, तो हमें चेक करना चाहिए कि वो पेशेंट अपना विजन को कैसे नेगोशिएट कर रहा है। क्या पेशेंट चलते हुए अपने सर पे हाथ रख रहा है, लाइट से बचाने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, आपको स्विच कर रहा है, या फिर पेशेंट को कोई पकड़ के लेके आ रहा है, तो इट विल गिव यू सम आइडिया कि पेशेंट का करंट विजन कितना है और दूसरा कि उसका फंक्शनल विजन कैसा है। मीन्स कि वो करंट विजन से अपने फंक्शन को कैसे कर पा रहा है, वो आपको आइडिया मिलता है। उसके बाद में जब हम अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन रूम में लेकर के आते हैं, तो वाइट द एग्जामिनेशन स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोप से हम लोग उसकी विजुअल कैपेबिलिटी चेक करते हैं कि पेशेंट को कहीं कैटरेक्ट तो नहीं है, या फिर पेशेंट को कहीं मैकुलर स्कार तो नहीं है, या फिर पेशेंट को कहीं पर कुछ ऐसी एनाटॉमिकल फिजिकल चेंजेस तो नहीं है कि जिसमें कि सर्जिकल इंटरवेंशन करने के बाद या चश्मा वगैरह देने के बाद में पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। मेक श्योर कि दोस्तों पहले आप उसको पेशेंट को अच्छी तरीके से कंफर्म कर लें कि वेदर दिस पेशेंट कैन बी करेक्टेड विद सर्जिकल इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन और अदर लाइक कॉन्टैक्ट लेंस और ग्लासेस इंटरवेंशन। अगर उससे नहीं होता है, सो देन वी कैन स्टार्ट आवर सर्विसेज। तो हम लोगों को चेक करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को मैग्नीफिकेशन कैलकुलेशन करना चाहिए, EBP कैलकुलेशन, क्वेश्चन रूम फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, वो कैलकुलेशन करना चाहिए। उससे हमें ये मदद मिलेगी कि पेशेंट को हमें कौन सी लो विजन डिवाइस
डिस्टेंस के लिए देनी है तो कौन सी लो विजन डिवाइसेस हमें नियर के लिए देनी है। उसके बाद में हम लोगों को लो विजन डिवाइस नियर के लिए ट्रायल करना होता है। सो ये है एलिमेंट ऑफ लो विजन एग्जामिनेशन कि हमें रिकॉर्ड देखना है, हमें देखना है कि पेशेंट कैसे अपने विजन को कोप अप कर रहा है, कैसे उसे चल रहा है, कैसे वेटिंग एरिया से एग्जामिनेशन रूम तक आ पा रहा है। उसके बाद में हमें देखना है कि पेशेंट की ज़रूरत क्या है। उसके बाद में हमें देखना है कि कहीं आँख में ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि सर्जरी वगैरह करने के बाद में पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद में हम लोगों को कुछ कैलकुलेशन करनी होती है कि कौन सी लो विजन डिवाइसेस उसको देनी है। उसके बाद में हम लोगों को लो विजन डिवाइस ट्रायल करना होता है। तो दीज आर द पॉइंट्स वी हैव टू लुक इन एवरी केस। करेक्ट। सो दोस्तों एक ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग कई बार रिफ्रैक्शन नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर इन ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर प्रैक्टिसिंग। हम लोग एक कंप्यूटर द्वारा चश्मे का नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। बट फ्रेंड्स, यू नो देर इज सम लिमिटेशन द ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर इटसेल्फ हैव। तो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर से आप कर सकते हो, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द ग्लो, तो प्लीज़ डोंट लीव इट, यू कैन डायलेट द पेशेंट एंड यू कैन रिफ्रैक्ट द पेशेंट अगेन बाय द हेल्प ऑफ रेटिनोस्कोप। रेटिनोस्कोप से एक बार जरूर देखना है, क्योंकि ऑटोरैप का आप लोगों को पता है कि कई बार कंपनी टू कंपनी उनकी एक लिमिटेशन भी होती है। या फिर पेशेंट को मान लो सीवियर ड्राई आई है, सेंटर कोनियल स्कार है, या फिर कुछ लेंस पे कुछ ओपेसिटीज है, या फिर रेटिनल पैथोलॉजी है, तो ऐसे केस में कई बार ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर फेल हो जाता है। तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये नहीं समझ के छोड़ना चाहिए कि पेशेंट की आँख में प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो पेशेंट को जो है चश्मे का नंबर से करेक्ट नहीं हो किया जा सकता। इट्स ऑल अबाउट मिथ। 100 में से 70% लो विजन पेशेंट जो लो विजन डिवाइसेस के थ्रू ही मैनेज किए जा सकते हैं। सो इसलिए अच्छे से पेशेंट को रिफ्रैक्शन करना है, और इफ़ इट इज़ पॉसिबल डायलेट द पेशेंट एंड देन रिफ्रैक्ट। एक ये रिफ्रैक्शन का तरीका मैं बता रहा हूँ, जिसे हम लोग एक ब्रैकेटिंग टेक्निक कहते हैं और जेएनडी टेक्निक कहते हैं। एंड और ये रेडिकल रेटिनोस्कोपी कहते हैं, ये ओवर रिफ्रैक्शन करते हैं। दोस्तों ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक स्लाइड में बताऊंगा, और इसका स्लाइड पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पे अटैच कर दूंगा। करेक्ट। एक मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जेएनडी, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस मतलब कि अगर आपको रेटिनोस्कोपी से भी ग्लो नहीं मिल रहा है और आपको एआर से भी कुछ वैल्यू नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट विद द जेएनडी। मीन्स कि पेशेंट का विजुअल एक्टिविटी अनएडेड बिना चश्मे के साथ में 6/60 है। सो मीन्स कि 20/200 आप बोल सकते हैं इन फिट फॉर्म। तो जेएनडी 6/60, तो इट मीन्स कि 60 को आप अप रखेंगे और आप अचीव करना चाहते हैं 30। तो मीन्स कि पेशेंट का जो बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी है 60 और आप अचीव करना चाहते हैं 30। तो इट मीन्स यू कैन ट्राई 2 diopter. It means 2 diopter. You can try it with a +2 diopter, you can try with a -2 diopter. तो +2 diopter और -2 diopter you can try। अगर पेशेंट किसी में कहीं पर रिस्पॉन्ड करता है तो इट मीन्स यू कैन प्रिस्क्राइब द सेम ग्लासेस टू द पेशेंट, और अदरवाइज यू कैन रिफाइन इट मोर। आप उसको और भी रिफाइन कर सकते हो। मान लो कि किसी पेशेंट का विजुअल एक्टिविटी 3/60 है, तो 3/60 से पेशेंट अचीव करना चाहता है 6/360 से पेशेंट अचीव करना चाहता है 6/30। तो आप क्या करोगे, 3/60 का डिनोमीटर ऊपर रखेंगे और 30 पेशेंट अचीव करना चाहता हो तो 30 यहाँ पे रखेंगे। तो इट मीन्स कि 360 डिवाइडेड बाई 30 12। तो इट मीन्स यू कैन ट्राई। पेशेंट की आँख के आगे आप +12 डायप्टर लगा करके दिखाएंगे और -12 डायप्टर के दिखाएंगे। पेशेंट से कंपेयर करने के लिए बोलेंगे कि किसमें आपको बेटर है। तो डेफिनेटली दोस्तों it will make sense and will help the patients to see, at least to improve the functional vision of the patient। अगर वो विजुअल एक्टिविटी पे कुछ नहीं पढ़ रहा है तो एटलीस्ट वो कॉन्ट्रास्ट तो इम्प्रूव करेगा। पेशेंट से बोलो कि किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली पेशेंट विल फील वेरी कंफर्टेबल आफ्टर योर प्रैक्टिस दिस जेएनडी टेक्निक। अब मैं आपको केस मैनेजमेंट के थ्रू लेकर के चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको मैग्नीफिकेशन कैलकुलेशन के बारे में बताया था। तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेशन मीन्स कि ये हम लोग एक एबीपी कैलकुलेशन करते हैं कि मान लो कि किसी पेशेंट का नियर का बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी N10 है और एट 25 सेंटीमीटर में है। चार्ट हमने यूज किया है बेली लोबी वर्ड रीडिंग चार्ट अंडर रूम इल्यूमिनेशन।
तो पेशेंट का अगर N10 है 25 सेंटीमीटर पे और पेशेंट N6 या N4 पढ़ना चाहता है तो आप उसको क्या लो विजन डिवाइस प्रिस्क्राइब करोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, आपने लिखा इसके लिए फॉर्मूला है EBP फॉर्मूला। EBP मीन्स इक्विवेलेंट व्यूइंग पावर दैट इक्वल्स टू बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी अपॉन टारगेट विजुअल एक्यूटी 100 अपॉन वर्किंग डिस्टेंस। सो वर्किंग बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी कितनी है, इसमें 10 है। टारगेट विजुअल एक्यूटी हम रखेंगे 4, 100 और वर्किंग डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द 10 डायप्टर। 10 डायप्टर इक्वल्स टू 2.5 है। आप मैं लेकर के चलता हूँ आपको द मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल ब्लड विजन। सो ओवरऑल ब्लड विजन उसके लिए जो कि मैंने कुछ बीमारियां बताई थी कि अगर किसी पेशेंट को माइक्रोकोर्निया और मेगैलोकोर्निया है तो ऐसे केस में हम लोगों को रिफ्रैक्शन करना है, अच्छी तरीके से रिफ्रैक्शन करना है। जो मैंने टेक्निक बताई JND टेक्निक और या फिर ब्रैकेटिंग टेक्निक ऑफ एक्सिस रेटिनोस्कोपी या रेटिनिकल रेटिनोस्कोपी, वी हैव टू ट्राई इट। देन उसके बाद में हम लोगों को मैग्नीफिकेशन देना है। ABP कैलकुलेशन का तरीका मैंने बताया था। अगर आपको इन पॉइंट को और भी डिटेल में जानना है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर मेरे से पूछ सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल्सो। उसके बाद में हमें ग्लेयर कंट्रोल करना है। दोस्तों कोई भी अगर पेशेंट जो कि लो विजन का है, उसकी नज़र कम होती है तो उसकी फंक्शनलिटी में धूप में चमक वगैरह या फिर अनप्लेजेंट ऑफ लाइट भी रहती है। हो सकता है कि उनको कम लाइट में ना दिखाई देता हो सकता है कि उसको ज़्यादा लाइट में ना भी दिखाई देता हो। मीन्स कि अगर पेशेंट को हेमरलोपिया है, डे ब्लाइंडनेस मीन्स कोन डिस्ट्रोफी है, एनारेडिया है, कोर्नियल स्कार है, तो ऐसे पेशेंट में पेशेंट को जो है धूप में अनप्लेजेंट ऑफ लाइट होगी। अगर किसी पेशेंट को मैकुलर पैथोलॉजी है तो ऐसे पेशेंट को कम लाइट में नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में हम लोगों को ग्लेयर टिंटेड और फिल्टर्स ट्राई करने चाहिए। इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट रिहैबिलिटेशन करने के लिए हमें उनको घर की सराउंडिंग सीढ़ियों पर भी पट्टियाँ या घर का एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाना है कि वो अपने चीज़ों को आसानी से कर लें। उसके बाद रिहैबिलिटेशन सर्विस के बारे में बताना है। मीन्स कि बच्चा या बड़ा या अडल्ट पर्सन उस विजन के साथ में कैसे सोसाइटी में अपने आप को इनरोल कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, in terms of schooling, in terms of government job, in terms of employment and in terms of banking criteria। सो वो बताना है कि अगर उनके पास उनकी विजुअल एक्टिविटी कम है तो विजुअली हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उनको गाइड करना है। और गवर्नमेंट जॉब में कुछ रिजर्वेशन देती है, उसके बारे में बताना है कि कितने % उनका छूट रहता है और अगर उनको अप्लाई करना है तो क्या डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सो ये ओवरऑल ब्लड विजन लॉस का मैनेजमेंट था। उसके बाद में सेंटर फील्ड लॉस का मैनेजमेंट कैसे करना है, उसमें रिफ्लेक्शन करना है, फिर से उसमें मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है, ग्लेयर कंट्रोल डिवाइसेस ट्रायल करनी है, घर में इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट मेजर्स उन लोगों को बताने हैं कि घर का होम मॉडिफिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, एंड इसेंटिक व्यूइंग टेक्निक्स की सेंटर फील्ड वाला पेशेंट अपने आप को किस तरीके से चलना फिरना कर सकता है। करेक्ट। तो ये था सेंटर फील्ड लॉस का इसेंटिक व्यूइंग टेक्निक्स की पेशेंट को फोवियल ऑफ टेक्निक के बारे में गाइड करना है कि पेशेंट को अपना हेड मूवमेंट करना है, और या फिर पेशेंट को सेंटर स्कोटोमा से नहीं दिखाई देता है तो पेशेंट को अपने हेड को बार बार मूव करना है और स्कोटोमा को अवॉइड करने की कोशिश करना है। पेरिफेरल फील्ड लॉस में दोस्तों सबसे पहले रिफ्रैक्शन एक्यूरेट होना चाहिए, मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना चाहिए, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए और उसके बाद में ट्रेनिंग ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी देना चाहिए। अब कुछ पैथोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो किसी पेशेंट को एंटीरियर सेगमेंट पैथोलॉजी है, कॉर्नियल स्कार है, तो ऐसे केस में पेशेंट को मल्टीपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। मीन्स पेशेंट को फोटोफोबिया होता है, तो ऐसे केस में वी हैव टू ट्राई द आर्टिफिशियल पीपल मीन्स टाइप सी कॉन्टैक्ट लेंस ट्रायल करना चाहिए या फिर ग्लेयर कंट्रोल डिवाइसेस यूज करनी चाहिए। जैसे कि आप लोग सिंपल बोलते हैं कि चश्मे के ऊपर फोटोक्रोमिक लेंसेज और फिल्टर्स ट्राई करने चाहिए। स्पेशली कॉर्नियल स्कार वाले पेशेंट में हम लोगों को ऑरेंज कलर फिल्टर्स यूज करने चाहिए।
ये ऐसे केस में दोस्तों कि जहाँ पे पेनिट्रेटिंग केरोटोप्लास्टी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जहाँ पे पेनिट्रेटिंग केरोटोप्लास्टी नहीं कर सकते हैं, तब लोविजन डिवाइसेस के थ्रू हम इस तरीके से एंटीरियर सेगमेंट कॉर्नियल ओबेसिटी के पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को कॉर्नियल डिस्ट्रोफी है तो ऐसे केस में हम लोगों को पिन होल स्पेक्टिकल लेंस देने चाहिए या फिर अपर्चर कंट्रोल लेंसेज देने चाहिए। नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस लार्ज प्रिंट्स ये देने चाहिए और बोल्ड लाइन नोट्सबुक देनी चाहिए लिखने के लिए, और टाइपोस्कोप हम लोगों को एडवाइस ऐसे पेशेंट के लिए करना चाहिए। किसी पेशेंट को दोस्तों अगर एनआरआईडिया है, एब्सेंस ऑफ आइरिस टिश्यू, तो ऐसे में टाइप सी कॉन्टैक्ट लेंस देने चाहिए जो कि रिड्यूस फोटोफोबिया को रिड्यूस करेगा, विजुअल एक्यूटी को इम्प्रूव करेगा और निस्टर्बस के अमाउंट को थोड़ा सा कम करेगा। तो एनआरआईडिया में हम ये ट्राई कर सकते हैं। डिसलोकेटेड लेंस, जहाँ पर दोस्तों की सर्जरिकल इंटरवेंशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या चांस है कि ऐसे पेशेंट को अगर हम सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, पेशेंट को आरडी हो सकता है या सेकेंड कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो टिल देन यू कैन मैनेज द पेशेंट विद द स्टेनोपिक सिलिट और अपर्चर कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज और पिन होल लेंसेज हम लोगों को दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को डिप्लोपिया, मोनोकुलर डिप्लोपिया को अवॉइड किया जा सकता है। पोस्टीरियर सेगमेंट रेटिनल पैथोलॉजी स्पेशली लाइक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मोस्ट चैलेंजिंग केसेस होते हैं। उनके लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन है या मैनेजमेंट है, टॉर्च पेशेंट को एडवाइस करना है इन नाइट टाइम। फील्ड एक्सपेंडर्स यू कैन प्रोवाइड इन केस ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। अगर आपको फील्ड एक्सपेंडर्स के बारे में डिटेल जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे लिख करके भेज सकते हैं और या फिर पर्सनली मुझे कॉल करके भी डिस्कशन कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू डिस्कस द लो विजन पेशेंट एंड केस आफ्टर 6 o'clock. Better to call me after 6 o'clock because I am right now running my own practice also. So sometimes it is very difficult for me to take the call in between. Thank you. Patients who travel at night alone are advised to use such light. For this patient lies the medicine at dark. ऐसे पेशेंट के लिए मेडिसिन लाइट ही है। कोलोबोमा पेशेंट अगर किसी को है तो टाइप सी कॉन्टैक्ट लेंसेज देना चाहिए और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि अगर पेशेंट को सुपीरियर स्कोटोमा है तो पेशेंट को सर को ऊपर उठाने के लिए बोलना चाहिए, सुपीरियर कोलोबोमा, एंड एक्सप्लेन हाउ टू नेविगेट इंडोर्स। इंडोर्स में किस तरीके से उसको नेविगेट करना चाहिए। किसी पेशेंट को अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसेंट्रिक व्यूइंग टेक्निक हमें उन लोगों को बताना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी में जैसे कि आप जानते हैं विजुअल एक्यूटी का फ्लक्चुएशन होता है। ऐसे में कई बार ऑप्टिकल डिवाइसेस यूजफुल नहीं होती हैं, क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइसेस अगर आप देंगे तो उनका एक फिक्स वर्किंग डिस्टेंस होता है या फिक्स एक्यूटी के अकॉर्डिंग वो दिया जाता है। बट जैसे ही पेशेंट का विजुअल एक्यूटी फ्लक्चुएट होगा, मे बी द पेशेंट इज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ विजुअल एक्यूटी ड्यू टू द मैकुलर एडिमा लाइक IBM इंट्राविट्रल एबस्टिन और इंटरविटल BGP इज गोइंग ऑन। तो ऐसे केस में पेशेंट को आप घर पे तो नहीं बैठा सकते। अगर पेशेंट को अपना फंक्शनलिटी कंटिन्यू रखना है, जो प्रोफाइल कंटिन्यू रखना है, तब ऐसे केस में सबसे बेस्ट रहता है कि आप उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही गाइड करें। एल्बिनो पेशेंट अगेन चैलेंजिंग, रिफ्रैक्टिव एरर अच्छी तरीके से इसको करेक्ट करना है एंड द रिफ्रैक्टिव एरर इफ यू करेक्ट इट तो डेफिनेटली इंप्रूव द फंक्शनलिटी एज वेल एज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ nystagmus। सो एल्बिनिज्म पेशेंट में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस देना इंडिकेटेड होता है। मेजॉरिटी ऑफ द एल्बिनिटिक पेशेंट को जो बेनिफिट मिल जाता है फोटोक्रोमिक टिंटेड ग्लासेस से, लाइक A2 क्रॉक्स ग्लासेस उनको बेनिफिट मिलता है। पेशेंट को जो है अवॉइड सनलाइट उनको अवॉइड करना चाहिए और कैप पेशेंट को पहनने के लिए बोलना चाहिए और रेड और ऑरेंज टिंटेड बेटर उन लोगों के लिए रहता है इफ़ यू आर प्रिस्क्राइबिंग ग्लासेज। तो आप ये देख रहे हैं कि एल्बिनो का पेशेंट है, इस तरीके से पेशेंट है, आर नॉट एबल टू ओपन द आई इन द आउटडोर इन सनलाइट। सो अम्बर ऑरेंज एंड ऑरेंज फिल्टर्स वी कैन ट्राई इन ए केस ऑफ एल्बिनो पेशेंट। सो इवन यू कैन सी कि कोई पेशेंट है मेरे पास आया है and the patient is using refractive correction of course, but if we can give the some sort of the tinted, so maybe the patient can open their eyes in a good manner.
So these are the cases like cone dystrophy, having difficulty in open the eye in sunlight. So again, you can prescribe this filter along with the refractive correction, so might be the patient will get the benefit from it. So दोस्तों ये था सारा मैनेजमेंट अदर लो विजन डिवाइसेस एंड इंस्पेक्ट कौन कौन स्टार्ट लो विजन डिवाइस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे डिवाइस स्टार्ट हो सकती है, लो विजन का वर्गीकरण क्या है, और लो विजन का केस मैनेजमेंट आप लोगों को मैंने बताया, और कि लो विजन के पेशेंट को किस तरीके से मैनेज करना है। सो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक जो कि मैंने बताने की कोशिश करी। अगर आप लोगों को इससे संबंधित कोई क्वेरी है सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी आफ्टर सेंडिंग मी योर मैसेज। सो दोस्तों मैं अपनी प्रैक्टिस में मोस्ट ऑफ द चैलेंजिंग पेशेंट आई एम सीइंग लाइक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और जितने भी लो विजन के पेशेंट हैं वो मैं देख रहा हूँ। उसके साथ में कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट भी मेरे यहाँ पर प्रैक्टिस में है। इफ़ यू हैव एनी पेशेंट हैविंग पुअर विजुअल एक्टिविटी एंड द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर यहाँ पे भेजें, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद में यू कैन ट्राई विथ योर ओन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।